मेंढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित कर देता है। आप लोग पढ़े होंगे कि मेंढक की प्रजनन प्रक्रिया बच्चों हमारे खेतों में देखेंगे, मेंढक का बच्चा कोई काय करता है। ढेर सारे मेंढक के बच्चे आपने देखे होंगे खेतों में। अब क्या होता है ना, इससे किसानों को नुकसान होता है। तो किसान सोचते हैं भैया इसको मार दो, इसको मार दो। तो सब लोग अपने खेतों में एक रसायन छींट देते हैं जिसका नाम है एड्रीन बच्चों, है ना। एड्रीन एक रसायन है। एड्रीन एक रसायन है जिसकी वजह से खेतों में जो मेढक होते हैं उसमें प्रजनन मतलब बच्चा पैदा करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग भी छिटकोगे क्या? नहीं छिड़कना, मारेंगे सबको। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व की सांकेंद्रता बढ़ी है? बिहार में इतना पानी हम लोग बर्बाद करते हैं। 1 लीटर, है ना, 1 लीटर मतलब एक व्यक्ति जब नहाएगा तो 500 लीटर पानी बर्बाद कर देता है। इसकी वजह से भैया अंदर से हमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की धारा 21 हमें क्या देता है, या संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 हमें ये कहता है कि बच्चों वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों को बचाइए। वन्य जीव में अगर आप देखेंगे तो आजकल बच्चों बाघ हो गए, हाथी हो गए, हिरन हो गए, ये सबको बचाना बच्चों, वन्य जीव इसी को कहते हैं। और पेड़ पौधे को हमें बचाना चाहिए। संविधान की धारा 21 हमें ये देता है। बच्चों कहते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? मेरे विद्यार्थी जी बड़ा हाल खराब है, बड़ा गड़बड़ चल रहा है बिहार में। तो बिहार में अगर हम देखें तो ओनली ओनली विद्यार्थी जी 7% क्षेत्र में वन बचा है। अगर हम पुराने डाटा की ही बात करें तो भारत में कितना परसेंट बचा है, कोई बता सकता है मुझे? भारत में, संपूर्ण भारत की अगर मैं बात करूं तो कितना प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव बचा हुआ है? तो लगभग 19 पॉइंट कुछ। बच्चों मैं तो एसएसटी बहुत दिन से नहीं पढ़ा रहा हूँ। अप्रोक्स 19% कुछ था ना, क्या था? नहीं नहीं, होना कितना चाहिए मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, कितना है मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे 33% नहीं बच्चा, 19 पॉइंट कुछ परसेंट है रे, 19.27 ऐसे कुछ याद है मुझे। ऐसा कुछ परसेंटेज है भारत में। और बच्चों देखो अच्छा वातावरण के लिए होना कितना चाहिए? तो होना चाहिए मेरे विद्यार्थी जी 33%। और सबसे अधिक वन कहाँ पर है? सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो सर एमपी सर, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। याद रखिएगा, वन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में ही है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बनाना क्या है? एल्युमिनियम। और चाहिए क्या? खनिज। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो विद्यार्थी जी एल्युमिनियम बनाने के लिए हमें बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ये भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावना है? कहाँ पर बच्चों सौर ऊर्जा सबसे अधिक हमें मिल सकता है? किस राज्य में बताइए? सर असम में, अरुणाचल प्रदेश, अरे जहाँ गर्मी ज्यादा होगा। ये बच्चों देखो सौर ऊर्जा का संबंध सीधा सीधा सूर्य से है, सीधा सूर्य से है भैया। और एक सोलर प्लेट लगाओ और इसमें सूर्य की रोशनी आएगी और सूर्य की रोशनी आने की वजह से सब कुछ होगा। तो जहां पर ज्यादा गर्मी होगी बच्चों वहां होगा, अर्थात राजस्थान सही उत्तर है। सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? 2-3 क्वेश्चन है बच्चों। मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अगर आप जवाब दे देंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है? तो जब भी छोटा बोला जाए तो कहना बच्चों खिलौना उद्योग जो है ये छोटे पैमाने का उद्योग है। मेरे बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कौन सा उपभोक्ता उद्योग है तो आंसर क्या लिखना? उपभोक्ता उद्योग अगर आपसे पूछा गया तो आंसर कहना चीनी उद्योग जो है इसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। और बच्चों किसे किसे बच्चों उद्योग की जननी कहा जाता है? किसे बच्चों उद्योग की जननी किसे कहते हैं? तो उद्योग की जननी किसे कहते हैं? तो उद्योग की जननी मेरे बच्चे लोहा को कहा जाता है। विशेष रूप से याद रखिएगा लोहा को। अगला सवाल आपके सामने आता है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? भैया बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। मैं मुझे तो आज तक ना सीधा ये क्वेश्चन कभी मिला ही नहीं। तो बच्चों बताना इसका सही उत्तर क्या लिखते हैं आप? विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? याद करने वाली चीज है, बस याद करना होगा आपको। विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? है ना, 10 हैं क्या? कितने हैं? 7 हैं। चलो सर ने पढ़ाया होगा आप लोग को, 7 है, एग्जैक्ट 7 है बच्चों। अगला सवाल आता है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? ये बहुत पुराना डाटा है, नया डाटा बदल चुका है। बिहार की सीमा में अगर हम सिर्फ बिहार की बात करें तो हमारा रेलवे कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो बच्चों 6283 किलोमीटर है। बच्चों बिहार में सबसे पहले भारत में रेल सेवा कब उपलब्ध हुआ था? तो 1853 ईस्वी में उपलब्ध हुआ था मुंबई से थाने के बीच में। और अगर हम बिहार की बात करें कि बिहार में रेलवे सेवा कब उपलब्ध हुआ, तो 1860 में बच्चों बिहार में रेलवे सेवा उपलब्ध हुआ था। बच्चों एक हमारे यहाँ एकमात्र मुख्यालय है ना
रेलवे का कोई मुख्यालय है ना बच्चों, कौन सा मुख्यालय बताओ? इतने आप लोग समझदार हैं। रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो रेलवे का एकमात्र मुख्यालय बच्चों हाजीपुर में है ना? हाजीपुर में है। आप मुझे बताएंगे कि रेलवे का वर्कशॉप कहाँ पर है? रेलवे का वर्कशॉप बच्चों, वर्कशॉप कहाँ पर है? मेरे विद्यार्थी जी कमेंट बॉक्स में लिखना कि अगर कोई डिब्बा खराब हो गया तो वो डिब्बा कहाँ जाकर ठीक होगा। एक बच्चा वैशाली कह रहा है, वैशाली कहाँ से आएगा? तो रेलवे का वर्कशॉप कहाँ पर है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जमालपुर आप लोगों ने आंसर लिखा है, मस्त, बहुत तगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? अगर बच्चों हम तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की हाइट को हम माप लें, जैसे मान लो भैया कि हमने यहाँ पर एक तल चिन्ह बना लिया और इसके अकॉर्डिंग हमने इस बिल्डिंग की ऊंचाई को माप लिया कि भैया ये बिल्डिंग की ऊंचाई है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बच्चों स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। तल चिन्ह की सहायता से कोई भी ऊंचाई अगर मापा जाए तो इसे स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। चलो बच्चों, सिविक्स बड़े अच्छे से मनीष सर के साथ आप लोग पढ़े होंगे क्रैश कोर्स में, फुल कोर्स में, कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? लैंगिक विभाजन का मतलब यही होता है कि स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर, है ना? मेरे बच्चे, समाज नहीं बच्चों, गलत बात है, ये गलत है, ये गलत है। होता है समाज के द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। कई जगह आप देखेंगे बहुत सारे मंदिर मस्जिद ऐसे होते हैं जहाँ महिलाओं का जाना मना होता है। ठीक है, मस्जिद का तो मुझे नहीं पता, मंदिर में बहुत सारे मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ महिलाओं का जाना मना होता है। तो ये बच्चों क्या है? ये विभाजन ही तो है। लिंग के आधार पर विभाजन करना अच्छी बात नहीं है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? बच्चों लीजिए पहला सवाल, यह धर्म के आधार पर भेदभाव मना ही करता है। बिल्कुल सही बात है। आप भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। क्या बच्चों किसी को याद है भारत का राजकीय धर्म क्या है? नहीं पता, नहीं है। राजकीय धर्म कोई नहीं है। लोगों को कोई भी धर्म धर्म मनाने ना, धर्म मानने की आजादी नहीं देता। गलत बात है, आप जो धर्म चाहें अपना सकते हैं। महिलाओं को मतदान का अधिकार का अभाव नहीं बच्चों। तो ऑप्शन ए सही है, बाकी सब इनके बारे में गलत है। क्वेश्चन अगला है, सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? सत्ता में साझेदारी क्यों सही है? तो बच्चों सीधा आपको पता होगा, क्योंकि बच्चों देखो साझेदारी करेंगे, अलग अलग समुदाय के लोग जुड़ेंगे तो टकराव कम होगा। तो कहते हैं विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव को कम करती है। सवाल नंबर 14 है, इधर ही मैंने पढ़ाया था। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? मेरे विद्यार्थी जी डेट वाला क्वेश्चन याद कीजिए। जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको सिखाया था कि वर्ष 1975 जो है भारतीय राजनीति में क्यों जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बच्चों, आपातकाल लागू हुआ था, इमरजेंसी की वजह से। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। डेट अब आपको बताना है, ईयर बताना है कि यह घोषणा किस वर्ष हुआ था। तो वर्ष विद्यार्थी जी 1974 में हुआ था संपूर्ण क्रांति। सवाल है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना मेरे विद्यार्थी जी किन किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना से जो संबंधित है वो है गुजरात, वो है महाराष्ट्र, वो है मध्य प्रदेश। इन तीनों को लाभ होता है नर्मदा घाटी परियोजना से। मेरे विद्यार्थी जी अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? मेरे बच्चे थक गए क्या? एक, है ना, थक गए तो बताओ। नहीं गुरुजी नहीं थके हैं, मैं पूछ लेता हूँ हाउ इज द जोश। हाँ, थक गए क्या? बताओ बताओ बताओ, अरे भैया बता दो। हाँ, जब गुरुजी नहीं थकते हैं तो उनके विद्यार्थी जी कैसे थक जाएंगे बताओ? गुरुजी नहीं थकते हैं, उनके विद्यार्थी जी कैसे थक जाएंगे? निम्नलिखित में से इसे लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। तो बच्चों जो राजनीतिक दल होता है यही लोकतंत्र के प्राण होते हैं, क्योंकि चुनाव यही लड़ते हैं, सब कुछ तो इन्हीं के हाथ में है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? आपको पता है बच्चों कि सांसद और विधायक बहुत अपना पार्टी बदलते थे, तो इनके ऊपर में दल बदल कानून लगता है सांसदों और विधायकों पर। बस आपको ये बताना है यह कानून पारित कब हुआ था, किस साल से भाई साहब इन लोगों का मोयो मोयो होने लगा, यानी इन्हें डर घुस गया अंदर में, भैया अब तो गड़बड़ है। बस आपको पारित वर्ष बताना है कि दल बदल कानून कब से पारित हुआ है। नेक्स्ट है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? बच्चों मैं इसे जेडीयू पार्टी मान रहा हूँ। जनता दल सर 2005 वो गलत है भैया, 85 में हुआ था रे, 1999।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 20, निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र कौन से हैं? अगर बच्चों आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो सबसे पहला चैप्टर में ही ये सिखाया जाता है प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। तो निम्नलिखित अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र कौन है? तो बच्चों कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है।